अरे ओ सुधा, जरा देख तो सही इस फव्वारे को, सुबह से चल रहा है और बिजली का मीटर ऐसे भाग रहा है जैसे ओलंपिक की रेस हो। सही कह रही हो दीदी। और इस 3.5 एकड़ के बंगले में हम लोग ऐसे रहते हैं जैसे खो गए हो। एक आवाज लगाओ तो गूंज कर वापस आ जाती है। ऊपर के 5 कमरे तो ऐसे बंद पड़े जैसे वहां भूतों का डेरा हो। बस हफ्ते में एक बार बाई झाड़ू मार देती है और फालतू का खर्चा बढ़ता रहता है। दीदी कल ना मैं हिसाब लगा रही थी, माली का खर्च, सफाई वाली का, और ऊपर से ये मेंटेनेंस। हमारी आधी तनख्वाह तो इस ईंट पत्थर को चमकाने में ही निकल जाती है। इतनी देर में काम वाली ऊपर से आवाज लगाती है। अरे तो बड़ी वाली मैडम, पता है क्या, ऊपर के कमरे में ना कबूतरों ने अपना घोंसला बना लिया और उसमें बच्चे भी दे दिए। क्या करूं, फेंक दूं क्या? ये लो एक और नई मुसीबत। हाँ फेंक दे और उधर से सफाई भी कर दे। अगर माँ जी आ गई और देख लिया ना तो घर सर पर उठा देगी। हो देखना सुधा, अब माँ जी को कैसे समझाए। हमारे बच्चे तो बाहर पढ़ने चले गए, अब हम 4 लोग और सासू जी। हमें तो बस 3 कमरों की जरूरत है, बाकी के 10 कमरे तो बस मकड़ियों के जाले या फिर पक्षियों के घोंसले पालने के काम आ रहे हैं। उस रात किचन में खाना बनाते हुए सुधा को एक आइडिया आता है। दीदी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम इन खाली कमरों को किराए पर चढ़ा दे। अरे वाह, तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। अगर 10 झोपड़ियां, मेरा मतलब 10 किराएदार भी आ गए तो महीने की मोटी कमाई घर बैठे हो जाएगी। बिल्कुल, कम से कम घर में रौनक भी रहेगी और हमें ये भारी भरकम मेंटेनेंस अपनी जेब से नहीं भरना पड़ेगा। पर सासू जी मानेगी क्या? वो तो इस घर को किसी मंदिर की तरफ पूजती हैं। उन्हें समझा लेंगे दीदी, कह देंगे घर खाली पड़ा पड़ा खराब हो रहा है। वैसे भी पतिदेव भी तो पैसों की तंगी का रोना रोते रहते हैं। तभी माया और सुधा ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे पतियों के साथ बात करती हैं। अरे रमेश, इस महीने बिजली का बिल 10,000 आया है। भाई साहब, माया और सुधा भी यही कह रही थी। उनका कहना है कि ऊपर के कमरों को किराए पर दे देना चाहिए। हाँ जी, देखिए ना सुनील जी, बच्चे तो हॉस्टल चले गए, अब इतने बड़े घर का हम क्या अचार डालेंगे। किराएदार आएंगे तो लक्ष्मी भी आएगी और हमारा मन भी लग जाएगा। हम ना सारा दिन बोर हो जाते हैं। बात तो तुम्हारी 16 आने सच है। खाली पड़े कमरों में तो सीलन आ रही है। और नहीं तो क्या, आज ही अखबार में इश्तिहार दे देते हैं। कमरों की हालत तो वैसे ही राजा महाराजों वाली है, लोग टूट पड़ेंगे रहने के लिए। बस एक बार मम्मी जी को मना लीजिए, वो थोड़ा सा आनाकानी करेंगी पर पैसों का फायदा देखेंगी तो मान ही जाएंगी। तब मौके का फायदा उठाकर सुधा और माया अपनी सास से बात करती हैं। क्या किराएदार? अरे बहुओं, तुम्हारे ससुर जी ने एक एक पत्थर चुनकर ये महल बनाया था, इसे धर्मशाला बनाना चाहती हो क्या? मम्मी जी धर्मशाला नहीं, हम तो बस इसे सहेजने की बात कर रहे हैं। इतने बड़े घर की देखरेख हमसे नहीं हो पा रही है। माँ, घर खाली तो पड़ा है, पर साथ में मेंटेनेंस भी जाता है, बिजली का बिल भी जाता है। और काम वाली बाई तो ऐसा मुंह फाड़ती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। महीने के 15,000 मांगती है सफाई के। और मम्मी जी सोचिए ना, किराए से जो पैसा आएगा उससे हम घर में नया पेंट और बगीचे को और भी सुंदर बनवा लेंगे। माँ, जो किराया आएगा उससे घर का मेंटेनेंस और ऊपर का खर्चा निकल जाएगा, अपने अंदर की बचत नहीं निकलेगी। आजकल के जमाने में इतना बड़ा घर अकेले संभालना मुमकिन नहीं है। बस 2-4 अच्छे लोग रख लेंगे। देखो मुझे ये सब पसंद नहीं है। बाहर के लोग आएंगे तो घर की मर्यादा और शांति भंग होगी। पर तुम लोग नहीं मानोगे तो जो जी में आए करो। अब फिक्र मत करो माँ, हम चुन चुनकर अच्छे लोग रखेंगे जो घर को अपना समझकर संभाले। माँ की राजी होने से दोनों बेटे घर के बाहर कमरा खाली है का बोर्ड टांग देते हैं। देखो दीदी, बोर्ड टांगते ही फोन आने शुरू हो गए। कल से तो यहाँ मेला लगने वाला है। घर के गार्डन में बैठकर दोनों बहुएं आपस में बात करती हैं। देख सुधा, बोर्ड लगाए अभी 2 दिन हुए नहीं कि घर के बाहर लाइन लग गई है। मुझे तो लगा था लोग इतनी दूर बंगले में आने से कतराएंगे। अरे दीदी, इतने आलीशान कमरे और इतना बड़ा गार्डन देखकर किसका मन नहीं ललचाएगा। सच कहूँ तो अच्छा ही है, हम दोनों सारा दिन एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं। सही कह रही है। मर्द तो सुबह सुबह ऑफिस निकल जाते हैं और मम्मी जी का तो पूछो मत, कभी कीर्तन कभी सत्संग, सारा दिन घर से बाहर रहती हैं। अकेले रह रहकर दीवारें काटने दौड़ती हैं। कोई आ जाएगा तो 4 बातें होंगी, हंसी मजाक होगा, कम से कम बोरियत तो खत्म होगी। और नहीं तो क्या। अब देखना इस सन्नाटे भरे बंगले में कैसे रौनक लगती है। मुझे तो अब से ही किटी पार्टी वाले मजे महसूस हो रहे हैं। अब कुछ किराएदार आते हैं और रूम फाइनल करके जाते हैं। वो भाई साहब, क्या बंगला है! ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म के सेट पर आ गया हो। ये ऊपर वाला कमरा हमारे लिए पक्का समझो। देखिए भाई साहब, बस एक ही शर्त है कि घर को अपना समझ कर रखिएगा।
मेरे पिताजी ने बड़ी हसरत से इसे बनवाया था। और आप फिक्र मत कीजिए, हम तो वैसे भी बहुत सलीके वाले लोग हैं। ये गार्डन एरिया तो बच्चों के खेलने के लिए जन्नत है। हाँ, बस 10 कमरे हैं हमारे पास। आप लोग अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिए। किराया महीने की 5 तारीख तक मिल जाना चाहिए। दीदी देखो तो सही, ये तीसरी मंजिल वाली फैमिली कितनी मॉडर्न लग रही है। इनके साथ तो खूब जमेगी हमारी। एक ही हफ्ता बीता था कि घर का नजारा बदल चुका था। किराएदारों ने उसे अब किराए का घर समझना शुरू कर दिया था। सुधा, ये क्या हो रहा है? सामने वाले बरामदे में जो नई वाली किराएदार है, उसने अपनी साड़ियां सुखा दी है। पूरा फाउंटेन ही छुप गया है कपड़ों के पीछे। दीदी मैं भी वही देख रही थी, और ऊपर वाले कमरे के बच्चों ने गार्डन के गुलाब के सारे फूल तोड़कर नीचे बिखेर दिए। अरे वो देखो, वो वर्मा जी के लड़के ने तो सफेद संगमरमर की दीवार पर मारकर से अपनी ड्राइंग बना दी। मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। हाय राम, दीदी माँ जी देखेंगी तो घर सर पर उठा लेंगी। हमने तो सोचा था बातचीत के लिए लोग आएंगे, पर इन्होंने तो 1 हफ्ते में ही बंगले की तबाही मचा दी। भागवत की कथा पूरी करके 7 दिनों बाद माँ जी घर आती हैं और घर का हाल देखते ही उनका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। सुनील, रमेश, इधर आओ जरा। देखो इस फव्वारे की क्या हालत कर दी है तुम्हारे इन किराएदारों ने। इसमें साबुन का झाग कहाँ से आया? माँ जी, वो मिश्रा जी के बच्चे इसमें अपने पपी को नहला रहे थे। मैंने मना किया तो बोले बच्चे हैं, थोड़ा एंजॉय तो करने दो। एंजॉय? अरे ये मेरे पति की आखिरी निशानी है, इसे बाथटब बना दिया इन्होंने। और देखो वो घास पर गड्ढे किससे खोदे। माँ, वो दूसरे वाले किराएदार अपनी गाड़ी वहीं खड़ी करते ना। कहते हैं पार्किंग में जगह कम पड़ती है, तो अब उन्हें कैसे समझाऊं? मम्मी जी, हमें क्या पता था रौनक के चक्कर में ये लोग घर का हुलिया ही बिगाड़ देंगे। अब तो हमें ही अपने घर में चोरों की तरह रहना पड़ रहा है। माँ जी अपना सर पकड़ के चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वो देखती है कि उसके बेटे ने उसका कमरा शिफ्ट कर दिया है। मेरे कमरे में ये लोग कैसे? वो माँ, तीसरी मंजिल वाले किराएदार को आपका कमरा ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो हमने ये कमरा उसे दे दिया। उसका किराया भी ज्यादा दे रहे थे। आप हमारे वाले कमरे में आ जाइए ना, वहां पर आपका सारा सामान शिफ्ट कर दिया हमने। माँ जी कुछ कहती इतनी देर में ऊपर से आवाज आती है। ओ भाभी जी, ये मोटर क्यों बंद कर दिया आपने? अभी तो मेरे 2 बाल्टी कपड़े धोने बाकी है। किराया पूरा लेते हो और पानी में कंजूसी। भाई साहब, सुबह से 4 बार मोटर चल चुकी है। इतना पानी तो हमारे पूरे परिवार को महीने भर में नहीं लगता, जितना आप एक दिन में उड़ा देते हो। देखिए मैडम, हमने झोपड़ी का किराया नहीं दिया है, बंगले का दिया है, तो सुविधा भी बंगले वाली चाहिए। मोटर चलाइए जल्दी। दीदी अब समझ में आ रहा है, बातचीत करने वाले लोग नहीं बल्कि सिर दर्द पाल लिया है हमने। ये तो हमें ही नौकर समझने लगे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे इस बड़े बंगले में हम नहीं बल्कि 10 झोंपड़ियां बस गई है, जहां हर कोई अपनी मन मर्जी चला रहा है। अगले दिन जैसे ही दोनों बहुएं सुबह उठती है तो देखती है कचरे का ढेर एक जगह पड़ा हुआ है। अरे बाप रे, ये क्या नजारा है! सुधा, देख जरा, इस विदेशी संगमरमर के फर्श पर किसी ने पान की पीक थूकी है, और यहाँ कचरे की थैलियां किसने फेंकी? और कौन होगा दीदी, वो पहली मंजिल वाले शर्मा जी है ना। रात को पार्टी कर रहे थे और सारा जूठन यहीं फेंक दिया। बदबू के मारे दम घुट रहा है मेरा। और ये क्या, हमारे कीमती झूमर पर किसी का गीला तौलिया लटक रहा है? ये बंगला या किसी सस्ते ढाबे का पिछवाड़ा बन गया है। दीदी अब तो घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। कल मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तो वो नए लड़कों का ग्रुप वहीं बैठकर सिगरेट पी रहा था। मना किया तो बोले आंटी हम पैसे देते हैं, अपनी हद में रहिए। आंटी बोला तुझे? हद हो गई। हमने तो सोचा था घर में रौनक होगी, पर यहाँ तो हमें ही अपनी बालकनी में जाने के लिए इन लोगों से इजाजत लेनी पड़ रही है। दीदी क्या आपको भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? हाँ। इतनी देर में ही रमेश सुनील को जोर से आवाज लगाता है। भाई साहब, ओ भाई साहब, ये देखिए फव्वारे की मोटर जल गई है। किसी ने इसके अंदर प्लास्टिक की बोतलें और चिप्स के पैकेट ठूस दिए थे। रमेश, मैं तो तंग आ गया हूँ। सुबह से 4 बार बिजली का फ्यूज उड़ चुका है। हर कमरे में इन्होंने हीटर और ओवन लगा रखे, वायरिंग जवाब दे रही है। ओ मालिक, ये लाइट कब आएगी? हमारे बच्चे अंधेरे में नहीं बैठ सकते। और सुनिए, ये जो आपके पिताजी की फोटो लगी है ना हॉल में, इसे हटाइए। यहाँ हमें अपना बड़ा आईना लगाना है। क्या? वो मेरे पिताजी की याद है, उसे हाथ भी मत लगाना। आप लोग अपनी हदें पार कर रहे हैं। देखिए, किराया जेब में रखिए और फालतू की बातें मत कीजिए। घर किराए पर दिया है तो अब ये हमारा इलाका है। जब खाली करेंगे तब अपनी फोटो देख लेना। 6 महीने बीत चुके थे और किराएदारों ने घर का बेड़ा गर्क कर दिया था। अब वो एक आलीशान बंगला नहीं बल्कि एक मकान लग रहा था। सुनील जी अब ये सहा नहीं जाता।
कल उन किराएदारों की वजह से चिंटू को सीढ़ियों पर जगह नहीं मिली और वो गिर गया। उन्हें जरा भी तमीज नहीं है। और हमने सोचा था कि हम उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत तो दूर, जब भी मैं किसी को टोकती हूँ तो 2-4 बातें मुझे सुना देते हैं। हम तो अपने ही घर में अजनबी हो गए हैं। सच कहूं तो हमें लग रहा था कि हम मकान मालिक हैं, पर अब तो ऐसा लग रहा है कि वो 10 परिवार मकान मालिक हैं और हम लोग उनके चौकीदार। मेंटेनेंस बचाने चले थे, यहाँ तो घर की मरम्मत में ही लाखों का चूना लग जाएगा। दीवारें काली पड़ गई है, नलों से पानी टपक टपक कर पूरा फर्श खराब हो चुका है। दीदी, अब समझ में आ रहा है कि घर खाली भला, पर ऐसे लोगों के साथ नहीं रहा जा सकता। ये तो बंगले में झोपड़ी वाली हरकतें कर रहे हैं। तभी काम वाली बाई बीच में बोलती है, एक बात बोलूं क्या? इतने दिन से इधर काम कर रही लिए इसलिए बोलती है। माँ जी यहाँ नहीं है, माँ जी जब आएगी ना तो वो तो देख कर रोइच पड़ेगी। ये सब हाल 1 महीने से बाहर गए लिए ना, इसके लिए हो गया है। कब आएगी वो? अरे माँ तो आज रात को ही आ रही है। सुनील रात को माँ को स्टेशन से लेकर आता है। माँ जी घर जाकर सो जाती है और अगले दिन सुबह उठती ही, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने इस घर का हाल? सुनील जरा उस गार्डन की तरफ देख, जहाँ तेरे पिताजी रोज पानी देते थे। आज वहाँ सड़ी हुई सब्जी और कीचड़ पड़ा है। माँ हम क्या करें, हम मना करते हैं तो उलटने पर उतारू हो जाते हैं, पुलिस की धमकी देते हैं कि हमने एग्रीमेंट किया है। मेरा महल स्मशान बन गया है, हर तरफ शोर, हर तरफ गंदगी, हर तरफ बदतमीजी। क्या इसी दिन के लिए ये बंगला खड़ा किया था तेरे पिताजी ने? मम्मी जी हमें माफ कर दीजिए, हमने पैसों के लालच में और अकेलेपन के डर से ये फैसला लिया था, पर हमें क्या पता था कि ये लोग घर को नर्क बना देंगे। अब तो ऐसा लगता है जैसे इस घर की आत्मा ही मर गई हो। बस पत्थरों का एक ढेर बचा है जिसमें अब सिर्फ हम किराएदार बनकर रह गए हैं। इतनी ही देर में एक किराएदार ने जोर जोर से गेट बजाना शुरू किया। सुनिए भाई साहब, आज से ये गेट रात को 8 बजे बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी रहती है। आप अपनी गाड़ी कहीं और देख लीजिए। अरे ये मेरा घर है, मेरा गेट है, आप मुझे कैसे बता सकते हैं कि मैं अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करूं? ज्यादा शोर मत मचाओ। आप मकान मालिक है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना किराया देते हैं हम। अगर ज्यादा दिक्कत है तो कोर्ट में मिलता है, तब तक हम जो चाहेंगे वही होगा। सुधा, ये तो आप घर कब्जाने की बात कर रहे हैं, हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। कुछ दिनों बाद सुनील और रमेश के बच्चे आर्यन, कबीर और छोटी परी हॉस्टल से अपनी लंबी छुट्टियों में घर लौटते हैं। टैक्सी से उतरते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गेट पर कमरा खाली है का गंदा बोर्ड झूल रहा था। पूरे गार्डन में फटे हुए टायर और कचरा बिखरा था। पापा क्या है ये? हम 1 साल से हॉस्टल की छोटी कोठरियों में इस उम्मीद में दिन काट रहे थे कि घर आएंगे तो अपने आलीशान बंगले में सुकून से सोएंगे, पर यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है। मम्मी मेरा प्ले एरिया कहाँ गया? वहाँ तो किसी ने अपनी मोटर बाइक खड़ी कर रखी है और पूरे फर्श पर तेल गिरा हुआ है। आपने हमारे महल को धर्मशाला क्यों बना दिया? दादी की गुलाब की क्यारियां किसने उजाड़ दी? मम्मी मुझे इस गंदगी में नहीं रहना, मुझे वापस हॉस्टल भेज दो। बच्चों की ये बातें सुनील और रमेश के कलेजे में तीर की तरह चुभी। उन्हें एहसास हुआ कि चंद पैसों के चक्कर में उन्होंने अपने बच्चों से उनका बचपन और घर दोनों छीन लिए हैं। ड्राइंग रूम में माँ जी बैठी थी, उनके सामने सुनील, रमेश, माया और सुधा अपराधी की तरह खड़े थे। बाहर से किराएदारों के चिल्लाने और कपड़े धोने की मोटर की आवाज आ रही थी। सुना तुम लोगों ने? आज मुझे मेरे पोते पोतियों ने आईना दिखा दिया। तुम लोग जिस मेंटेनेंस और बचत का रोना रोते थे, उसने आज इस घर की आत्मा को ही मार दिया। मेरे पति ने इस घर को ईंटों से नहीं भावनाओं से बनाया था। आज ये घर नहीं एक कबाड़ खाना लग रहा है। माँ मैं माफ कर दो, हमें लगा था। चुप रहो, बहुत सुन लिया तुम्हारी दलीलों को। मुझे नहीं पता तुम एग्रीमेंट तोड़ोगे या पुलिस बुलाओगे, पर मुझे आज इन किराएदारों से छुटकारा चाहिए। मैं जब तक जिंदा हूँ ये पूंजी वैसी ही रहेगी जैसी वो छोड़ कर गए थे। मुझे मेरा आलीशान बंगला वापस चाहिए, जहाँ शांति हो, मर्यादा हो। मम्मी जी पर वो किराएदार तो धमकी दे रहे हैं कि वो कोर्ट जाएंगे। उन्हें मैं देख लूंगी, तुम बस उन्हें निकलने का नोटिस दो। अगर आज कदम नहीं उठाया तो कल हम अपने ही घर के बाहर खड़े होंगे। तब सुनील और रमेश हिम्मत जुटाकर सभी किराएदारों के पास जाते हैं। घर में भारी हंगामा होता है। अरे भाई सब ऐसा कैसे निकाल दोगे, हमने एग्रीमेंट किया है।
भाई साहब, एग्रीमेंट की शर्तें आपने तोड़ी है, दीवारें खराब की, शांति भंग की और हमारे पिताजी का अपमान किया। ये लीजिए अपना एडवांस और हर्जाना, पर आज शाम तक हमें हमारा घर खाली चाहिए। हमारे बच्चे घर आए और उनके पास सोने की जगह नहीं है। शुरू में तो किराएदार बहुत चिल्लाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूरी फैमिली, यहाँ तक कि बच्चे और माँ जी भी एक साथ खड़े हैं, तो उनके पैर उखड़ गए। एक एक करके ट्रकों में सामान लदने लगा। शाम होते होते घर का वो भारी शोर थम गया, लेकिन पीछे छोड़ गया था दीवारों पर दाग, टूटे हुए नल और उजड़ा हुआ बगीचा। हे भगवान, इन्होंने कितनी गंदगी की है, इसको तो दोबारा से पेंट और रिनोवेट करना होगा। अरे बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन, घर किराए पर दोगे तो यही चाल होगा ना। अपना घर अपना होता है और आपका तो महल है। आप लोगों ने जानबूझकर अपना घर का बर्बादी करवाया। सही कह रही हो। अगले 1 महीने तक घर का काम चला। सुनील और रमेश ने अपनी जमा पूंजी निकालकर घर को फिर से पेंट करवाया। भाई और बच्चों ने मिलकर बगीचे की सफाई की। अब मुझे मेरे पति का घर दोबारा मिल गया है। आज के बाद जब तक मैं जिंदा हूँ, इसे किराए पर मत चढ़ाना। अरे माँ जी, आपके जिंदा रहने तक और आपके जाने के बाद भी हम ये गलती कभी दोबारा नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, हमें अकल आ गई है। ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने ही बंगले में किराएदार हो।